सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और जहां आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यूट्रिशन के जो बचे हुए जो भाग है, दैट इज मिनरल्स के बारे में। अब तक हमने कुल मिलाकर 4 न्यूट्रिएंट्स को देखा है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड लास्ट वन इज विटामिन्स। अब इसी श्रेणी में हमारा अंतिम है, दैट इज मिनरल्स। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम मिनरल्स को देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि पिछले क्लास में हमने विटामिन्स को देखा, सारे विटामिन्स को देखा। ठीक है, और अब हमारी जो बारी है दैट इज मिनरल्स की। विटामिन की तरह ये जो मिनरल्स जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से 3 जो है मैक्रो में है और अंतिम विटामिन्स एंड मिनरल्स आर इन द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मिनरल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ये बेसिकली इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं। विटामिन का भी काम वही रहता है और मिनरल का भी काम हमारा वही होता है। और मिनरल्स को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक तो हो गया हमारा माइक्रो, एक हो गया मैक्रो। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो मैक्रो जो होता है इसमें मिनरल्स में, ये जो होता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, और हालांकि माइक्रो के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है। ठीक है, लेस मात्रा में। लेकिन ये जो माइक्रो जो है, ये हमारे बॉडी को मोर क्वांटिटी में आवश्यकता होती है। लेकिन उसके बावजूद इंपॉर्टेंस किसका ज़्यादा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि ये माइक्रो मिनरल्स के अंदर कौन से आते हैं, मैक्रो मिनरल्स के अंदर कौन से आते हैं। तो माइक्रो मिनरल्स के अंदर हम जनरली आयरन को देखेंगे, जिंक को देखेंगे, इसका मैंने सिंबॉलिक नेम लिखा है, आयोडीन को देखेंगे, कॉपर को देखेंगे एंड लास्ट वन इज कोबाल्ट को देखेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर कैल्शियम देखेंगे, यहाँ हम लोग फास्फोरस देखेंगे, यहाँ हम लोग क्लोरीन देखेंगे, यहाँ हम लोग फ्लोरीन देखेंगे, ये हमारा पोटेशियम है एंड लास्ट वन इज मैग्नीशियम। सर्वप्रथम we will look to iron. Iron is one of the very important minerals. मिनरल्स की श्रेणी में जो सर्वप्रथम बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है डेट इज आयरन, और उसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये होता है। ठीक है, आयरन जो होता है इसका जो आपका जो मेन सोर्स आपको तो देखने को मिलेगा, आपको एप्पल में देखने को मिलेगा, पालक साग जो होता है, या फिर जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, स्पेशली जो सागें होती है, किसी भी प्रकार की सागें, खासकर हरी सागें, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और सर्वाधिक जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको एप्पल में, मैक्सिमम आयरन कंटेंट। ठीक है, और ये हमारे बॉडी के लिए एक तो ये आरबीसी फॉर्मेशन में मददगार होता है, हालांकि ये तो और भी विटामिन करते हैं, लेकिन जो इसका जो मेन जो पार्ट है दैट इज हेमोग्लोबिन में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन को थोड़ा सा हम लोग अच्छा से देखने का प्रयास करते हैं। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो है ये 2 टर्म से मिलकर बना होता है, हेमो प्लस ग्लोबुलिन। ठीक है, जिसमें हेमो का जो अर्थ होता है दैट इज हेमो मीन्स आयरन। आयरन को मैंने यहाँ पर Fe से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सॉरी, हेमो को हमने इस आयरन हो गया, और ग्लोबुलिन का मतलब होता है प्रोटीन। ये हमारा हो जाता है प्रोटीन। ठीक है, और हेमोग्लोबिन जो होता है, जो हेमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन जो होता है ये हमारे बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ये कहाँ बनता है, तो ये हमारे अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है,
और देखिए आयरन की कमी से अक्सर आपने सुना होगा खासकर किशोरावस्था में, इवन खासकर लड़कियों में ये देखने को मिलता है कि आयरन की कमी से उन्हें एनीमिया हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में मतलब प्रॉपरली वीकडेज में, मतलब किसी भी सप्ताह के एक दिन उन्हें आयरन की गोलियां दी जाती है। इवन जो प्रेग्नेंट जो मदर्स होती हैं उन्हें भी आयरन की गोलियां दी जाती हैं। तो आयरन का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो आयरन की कमी से एनीमिया कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ये जो आपका जो बोन मैरो है ये बेसिकली क्या होता है, एडल्ट्स में होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको एडल्ट्स में होगा। जो वयस्क जो इंसान होता है, किशोरावस्था होता है, ठीक है, एक ठीक ठाक बच्चा होता है उसके अंदर, लेकिन जो नवजात जो शिशु होता है, इन्फेंट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, नवजात शिशु में ये क्या होगा, ये अब्सेंट होता है, ये उसमें नहीं होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बड़े लोगों की तरह या फिर एक ठीक ठाक जो ग्रोइंग बच्चे की तरह उसमें लॉन्ग बोन्स नहीं होते हैं। अब जाहिर सी बात है बोन मैरो में ये बनता है तो हड्डियों का प्रेजेंस होना जरूरी है, लेकिन उस अनुपात में उनके पास लॉन्ग बोन्स नहीं होने के कारण ये उनमें नहीं पाया जाता है। और नवजात बच्चों में जो बोन मैरो जो पाया जाता है वो कहाँ मिलता है आपको, स्प्लीन में मिलता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, कहाँ मिलता है, स्प्लीन में मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है? क्योंकि इनमें लॉन्ग बोन्स नहीं होते हैं जिस तरह से एडल्ट में होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं इस हेमोग्लोबिन को। हेमोग्लोबिन सबसे प्रथम ये देखिए, हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। और एनीमिया क्यों होता है ये भी हम लोग देखते हैं। हेमोग्लोबिन को हम लोग HB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, HB से। और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब ये बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, इसके नाम में ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। वहीं जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, यानी जब ये आपका हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगा तो इट इज कॉल्ड कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन। HB4 हेमोग्लोबिन। और इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बिनो हेमिनोग्लोबिन होता है इसमें मात्र 10% ही हेमोग्लोबिन होता है और बाकी के 90% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और हेमोग्लोबिन का एक ये हो गया। जब क्या होता है ऑक्सीजन की जैसे ही कमी होती है हमारे बॉडी में तो जो आरबीसीज जो होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और अल्टीमेटली वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने का कारण जो जितने भी सेल्स हैं उनको वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है। इसी में एक और चीज होता है कि आपको देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि जो कार्बन मोनोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है हेमोग्लोबिन तो कई बार वो कैंसर को भी जन्म देता है। कैसे देता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन जब भी कार्बन मोनोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और ये जो एक हेमोग्लोबिन का एक बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि यदि इसको कार्बन मोनोक्साइड दिया जाए, ऑक्सीजन दिया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाए तो ये प्रेफर करता है कि कार्बन मोनोक्साइड को ये कैरी करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसका काम यह है कि दूसरे कंपाउंड को कैरी करके दूसरे सेल्स तक पहुंचाना, ठीक है। यदि ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन है जिसमें हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाउंड होता है, ठीक है। यदि यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड आ जाएगा तो ऑक्सीजन को भी नहीं ले जाएगा, वो कार्बन मोनोक्साइड को ले जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, हमारे बॉडी में जो एल्वियोली होता है उसके पास वो क्षमता नहीं होती है कि एल्वियोली के पास वो क्षमता नहीं होती है कि वो आपको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन को सेपरेट कर सके। उसमें जो कार्बन मोनोक्साइड है और हेमोग्लोबिन का जो मतलब जोड़ है उसको तोड़ सके, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी को बहुत अधिक काम करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके कारण जो हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो हमारा डिफेंस सेल्स है, वो बहुत राइज करने लगता है, ठीक है। और ये अनवांटेड तरीके से राइज करता है जिससे कि हमें ल्यूकोसाइट्स होता है। इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ने लगती है और यही आपको ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर को जन्म देता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसलिए जरूरी होता है कि हमारे शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन भी होना जरूरी है।
ये तो हो गया हमारा आयरन के बारे में। नेक्स्ट वन इज जिंक। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसका जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो होता है, ठीक है, ये गर्ल्स में ज्यादा होता है। गर्ल्स को प्रतिदिन 35 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, वहीं एक बॉयज को या फिर एडल्ट मैन को आवश्यकता होती है 25 मिलीग्राम की। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द जिंक। जिंक का जो रिचेस्ट सोर्स है दैट इज इन ऑयस्टर्स। ठीक है, और इसके अलावा वो दाल में भी पाए जाते हैं, लेग्यूम्स, जितने भी जो दाल होते हैं, राहड़ दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, उसमें भी आपको जिंक की मात्रा मिलती है। ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी और इम्पॉर्टेंटली वो इंसुलिन फंक्शनिंग को देखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसकी कमी से हमें डायजेसिया होता है। डायजेसिया में क्या होता है कि हम टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अनेबल टू आइडेंटिफाई टेस्ट। हम कुछ भी खा रहे हैं, जैसे अक्सर ये बोलते हैं ना कि कोरोना होने के कारण आपको सुगंध करने की आपको क्षमता चल जाती है, आपको सूंघने की क्षमता चल जाती है, आपके टेस्ट की क्षमता चल जाती है, तो वो जिंक की कमी से भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट वन इज आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो होता है ये मुख्यतः आपको सॉल्ट में ही देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और इसका काम जो होता है कि थायराइड ग्लैंड जो कि थायरोक्सिन हार्मोन जो सेक्रेट करता है उसको ये रेगुलेट करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है हमारे बॉडी में कि हमारा जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है, मतलब जैसे जैसे हमारा फिजिक बढ़ रहा है या फिर शारीरिक विकास हो रहा है, उसके साथ साथ मानसिक विकास भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि शारीरिक विकास बहुत बढ़ जाए या मानसिक विकास कम हो जाए, तो दोनों के बीच जो संतुलन होता है ये कौन मेंटेन करता है? ये आयोडीन ही मेंटेन करता है। और इसकी कमी से एक तो हमें बीमारी होती है जैसे गोइटर, जिसमें कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसमें सूजन आ जाता है, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आती है। और नेक्स्ट वन इज दैट इज क्रेटिनिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारा जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो मतलब प्रभावित होता है, फिजिकल मेंटल ग्रोथ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कि कोई आदमी देखिएगा कि मतलब सही, मतलब सीधी सी बात है कि शरीर के हिसाब से, शारीरिक विकास के हिसाब से उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता। कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान देखने में, कोई बच्चा देखने में लगता है 10 साल का है, 20 साल का है, लेकिन 10 साल या 20 साल के हिसाब से जो उसकी मानसिक बुद्धि होनी चाहिए, देखिए दैनिक जीवन में, वो उसके पास नहीं होती है। तो दैट इज नॉन एज क्रेटिनिज्म। ठीक है, अनदर वन इज कॉपर। कॉपर का काम क्या होता है? कॉपर का काम यह होता है कि जो आयरन का दोबारा यूज करता है ताकि जो हेमोग्लोबिन है वो बनाया जा सके। ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या हुआ? हेमोग्लोबिन में क्या होता है कि हेमोग्लोबिन मतलब हो गया हेमो प्लस ग्लोबुलिन, हेमो हो गया आयरन, ये बनता कहाँ है? हमारे बोन मैरो में बनता है। ठीक है, तो बोन मैरो में बनता है तो जाहिर सी बात वहाँ पे आयरन जा रहा है। अब आयरन तो वहाँ चला गया तो भैया फिर से कौन काम करेगा? तो वहाँ से उसे फिर से वो लेकर आता है ताकि फिर से जो हेमोग्लोबिन अपना काम कर सके और फिर से वो बोन मैरो में वो काम को करते हुए जा सके। तो यहाँ पे कॉपर का काम वही होता है। अनदर वन इज कोबाल्ट। कोबाल्ट का काम होता है B12 का फॉर्मेशन करना। ठीक है, और दूसरा आरबीसी के फॉर्मेशन में भी ये सहायक होता है। इसकी कमी से आपको एक बीमारी होती है एनीमिया। ठीक है, आरबीसी के बारे एक कुछ फैक्ट याद रख लीजिए कि आरबीसी जो होता है ये स्प्लीन में इसका डेथ हो जाता है। इसकी जो लाइफ होती है 120 डेज की होती है। ठीक है, इसको ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, और इसके अलावा यहीं पर जो हेमो और ग्लोबुलिन है दोनों आपस में सेपरेट हो पाते हैं। नेक्स्ट वन इज कोबाल्ट हमने पढ़ा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने माइक्रो मिनरल्स की ओर, जिसमें हमारा सर्वप्रथम है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में आपने काफी सुना होगा। कैल्शियम का जो सर्वोत्तम जो आपको जो सोर्स आपको देखने को मिलेगा दैट इज मिल्क, दूध में मिलता है। ठीक है, और ये हमारे हड्डी हो गया, दांत हो गया, उसे ना सिर्फ उसे बनाने में, उसके निर्माणाधीन में ये काम होता है, बल्कि उसको मजबूती भी प्रदान करता है। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग में या फिर हमारा जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ना, ठीक है, उसमें भी ये हेल्प करता है।
इसका जो डेली रिक्वायरमेंट है 1.2 ग्राम है। ठीक है। फास्फोरस, फास्फोरस का भी प्रॉपर्टी मतलब लगभग सेम टू सेम है। ठीक है, इसका भी रिक्वायरमेंट इतना ही है जितना कि कैल्शियम का है। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आपका जो आसान जो सोर्स मिलेगा, बहुत सोर्स मिलेगा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में। ठीक है, और इसका काम होता है कि हमारे बॉडी में स्टोन्स को रिमूव करना। ठीक है, अब स्टोन का मतलब ये नहीं होता है कि जिससे सिर्फ किडनी, जिससे सिर्फ स्टोन है, मतलब कहा जाता है कि जिससे किडनी स्टोन है या गैल ब्लैडर स्टोन है, उनके पास ही स्टोन है। हम कई बार दैनिक जीवन में कुछ ऐसी चीजें खाते रहते हैं कि यदि वो हमारे शरीर में जमने लगे तो हमें विद द टाइम बीइंग धीरे धीरे वो करके एक स्टोन का रूप ले लेगी, वो जिससे कि हम लोग हिंदी में पथरी भी बोलते हैं, पथरी रोग। ठीक है, तो वो रोग हमें नहीं हो इसलिए बहुत सारी चीजों को ये क्या करते हैं, रिमूव कर देता है, छोटा मोटा स्टोन को। हाँ, जिनको वो नहीं रिमूव कर पाता है या फिर बहुत ज्यादा मतलब स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है, हम कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं और हमारे मैग्नीशियम की उतनी क्षमता नहीं हो पा रही है कि स्टोन को रिमूव कर पाए डे टू डे डेली बेसिस में, तब जाकर वो एक बड़े स्टोन या फिर पथरी रोग को जन्म देता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्लोराइड, सॉरी इट इज क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है ये आपको सॉल्ट में मिलेगा या फिर जितने भी जो सी फूड होते हैं, समुद्री भोजन, उसमें देखने को मिलता है। और ये भी हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अनदर वर्ड इज पोटेशियम। पोटेशियम का काम है हमारे बॉडी में जो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट है उसको मेंटेन काम करने का करता है। और यहाँ एक सवाल पूछा गया है कि वो ये जो पोटेशियम होता है कहाँ मौजूद होता है, दैट इज इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में होता है। अनदर वन इज फ्लोरीन, ये आपको मिलता है ड्रिंकिंग वाटर में, जो भी पीने का पानी आप जो पीते हैं उसमें आपको फ्लोरीन होता है। यदि फ्लोरीन नहीं है तो फिर हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर सकता है। ये हमारे जनरली जो हमारे जो दांतें हैं उन्हें ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और इसकी यदि कमी हो जाए तो इसकी कमी से क्या होगा, हमारे दांतों का पतलापन हो जाएगा। ठीक है, हमारे दांत पतले हो जाएंगे। और यदि इसकी अधिकता हो जाए तो हमारे दांतों में येलोपन आ जाता है। ठीक है, येलोइश। अब आ जाए सोडियम। सोडियम का काम भी है, इसका भी काम है पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना। और इसका जो डेली रिक्वायरमेंट है 2 से 5 ग्राम। और इसकी अधिकता से हमें जो बीमारी होती है दैट इज हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस विटामिन्स, वेरियस, हमने इस क्लास में मिनरल्स को देखा। और इसी प्रकार से हमारा जो ये जो क्लास है, ये जो पूरा जो संपूर्ण जो विटामिन्स एंड मिनरल्स का क्लास है इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, ये अब समाप्त हुआ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा पाया होऊंगा और आसान्वित हूँ कि जो भी आपने चीज़ें क्लास में पढ़ी हैं ये आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में मतलब उपयोगी साबित होंगी। तो हम थोड़ा सा कुछ सवालों को भी देख लेते हैं जो मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि पूछे जा सकते हैं या फिर अभी तक जो मतलब बहुत कम पूछे गए हैं। जैसे कि एक ये है सवाल है कि जितने भी हमने विटामिन जो बी जो पढ़ा, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 तरह के, उसमें जो वेरी फर्स्ट कौन डिस्कवर हुआ था? ठीक है, फर्स्ट विटामिन बी जिसकी डिस्कवरी हुई थी, तो इसका जो नाम है फोलेट। ठीक है, फोलेट। अब हमने आपको बताया कि फोलेट हम किसे कहते हैं। ठीक है, फोलेट जो होता है दैट इज विटामिन B9। विटामिन B9। इसके अलावा एक और सवाल है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध को दही में बदलने के बाद किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो इसका जो जवाब होगा विटामिन B12। ठीक है, पेलाग्रा के बारे में हमने पढ़ा ही है, कोबाल्ट के बारे में आप लोग बताई आई है, पेलाग्रा से कौन डिजीज पता है ये भी पता ही है। ठीक है, इनमें से कौन सा विटामिन की ओवरडोज के कारण हमारे लीवर हमारे जो डैमेज हो सकता है? ठीक है, एक्सेस ऑफ विच विटामिन डैमेज लीवर। तो इसका जो जवाब होगा दैट इज विटामिन B3।
विटामिन B3। और विटामिन B3 का केमिकल नाम आपको याद होना चाहिए, मतलब हमने आपको पहले ही बताया कि केमिकल नाम एकदम मुंह पे होने चाहिए, दैट इज नियासिन या निकोटिनिक एसिड। ठीक है, और ये भी हमें पेलाग्रा डिजीज से भी बचाता है। ठीक है, पेलाग्रा को 3D या 4D डिजीज भी हम लोग बोलते हैं। कई बार आपको सवाल ऐसे भी पूछ देता है कि इनमें से कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, या वाटर सॉल्युबल विटामिन, लेकिन इसमें आपको सीधा सीधी विटामिन B, A, C के तरह नहीं पूछता है। इसमें आपको कई बार साइंटिफिक नेम उसका दे देता है। ओके, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि विभिन्न दर साल जब सवालें जो बनती हैं तो कई बार होता है कि हम एक ही चीज़ पूछने के लिए हम उसका तरीका बदल देते हैं। पहले हम पूछते थे सीधे कि विटामिन A, B, C, अब हम लोग डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं, उसका केमिकल नाम के साथ पूछ सकते हैं। तो कई बार आपको यदि केमिकल नेम याद नहीं रहेंगे तो आप जानता हुआ भी सवाल आप नहीं बना पाइएगा। हमारी बॉडी में जो सबसे आसानी से बनने वाला विटामिन कौन है? मोस्ट इजीली जो भी विटामिन बनना, मोस्ट इजीली बनने वाला विटामिन, तो इसका जो जवाब है विटामिन D। कई बार ये सवाल भी पूछ सकता है आपसे कि विटामिन E जो होता है ये हमारे बॉडी में पार्टिकुलरली किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, विटामिन E का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा कि विटामिन E के बारे में हमने पढ़ा था कि ये मेल स्पर्म, मेल जो मिल्क होता है प्रोडक्शन, उसमें यह मदद होता है, मेल मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, या फिर यूँ कहिए कि नॉर्मल सेक्स ग्लैंड्स जो होते हैं पुरुष और महिलाओं में के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक और सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि धरती पर, मतलब ऐसे देखा जाए प्राकृतिक तौर से, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट क्या है, मतलब न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? तो दैट इज मोस्ट एबंडेंट, मतलब जो आसानी से पाया जाने वाला, जो इस प्रकृति में प्रचुरता में उपलब्ध मिलेगा, तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट। और सवाल यहाँ पे बनाया जा सकता है कि स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ट्रायूज कौन सा है? स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ट्रायूज,
तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा इसमें जो होगा ग्लाइसरल्डिहाइड। एक और सवाल पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, यह हमने आपको बताया था, ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। मोनो, डाई, ऑलिगो, पॉली, कहीं कहीं चार्ज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस सभी कार्बोहाइड्रेट में कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि हाइड्रोलाइज जिसे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दैट इज मोनोसैकेराइड। इन्वर्ट शुगर किसको बोलते हैं, यह भी हमने आपको बताया था, यही बोलते हैं हम लोग सक्रोज को। तो ये हो गया हमारा क्लास आज का इम्पोर्टेंट। अब हम लोग अगले क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को देखेंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ह्यूमन रिलेटेड ही चीज़ पढ़ रहे हैं, मानव रिलेटेड चीज़ ही पढ़ रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन इन प्लांट से भी अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं, मतलब जितने आपके न्यूट्रिशन इन एनिमल से पूछे गए हैं उतने ही आपके प्लांट से भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्लास हम किस क्लास के साथ आते हैं। उम्मीद ज़्यादा ये है कि हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी की शुरुआत करेंगे, ठीक है, उनमें जो बाकायदा जितने भी सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, इंडोक्राइन सिस्टम, हर एक सिस्टम को हम लोग सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। उसमें ये भी देखेंगे कौन सा सिस्टम से ज़्यादा सवाल पूछा गया है, किसकी संभावना बनती है, ठीक है। तो चलिए राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।